नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार जूनियर टीचर भर्ती की तैयारी चल रही है कला वर्ग की, और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार जूनियर टीचर भर्ती कला वर्ग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप बिहार जूनियर टीचर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं कला वर्ग से तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और यह जो पूरा कंप्लीट कोर्स है जूनियर टीचर भर्ती का, इसका जो फीस है ओनली 599 रुपया है। कंप्लीट कोर्स आप लोग को कराया जाएगा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को कंप्लीट कराया जाएगा, और भी बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे लेक्चर्स वीडियो प्लस उसकी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ, वो सब कुछ आपको मिलेगी। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप सभी लोग के लिए। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करें, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा। बिहार जूनियर टीचर भर्ती कला वर्ग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और सिर्फ 599 रुपये का कोर्स है। ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप 100% हमारे कोर्स को फॉलो करेंगे तो 100% यह जान लीजिए बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने मिलेगा। और बिहार स्टेट में 100% रिजल्ट बना है, और जो भी बच्चे हमारा कोर्स लिए थे कोई सिंगल बच्चा भी नहीं मिल सकता है, तो यह है वो असफल है, तो सभी लोग पास हैं, ठीक है। तो यह एनसीईआरटी संबंधित यह सारा कोर्स है। तो कक्षा 6 की यह पाठ्य पुस्तक है, और चैप्टर है 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। और आप लोग को यह जानकारी होगी कि यह एनसीईआरटी बेस बिहार करवाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी उसने नोटिफिकेशन में ही बात का जिक्र किया हुआ है, एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड को फॉलो किया गया है। हालांकि एनसीईआरटी को कंप्लीट कराने के बाद एनसीईआरटी में थोड़ा फैक्ट कम है, ठीक है, लेकिन जरूरी है एनसीईआरटी पर ही पूरा यह केंद्रित रहेगा। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के बाद मैं अपनी तरफ से फैक्चुअल जानकारी एक एक टॉपिक का मैं लाऊंगा, और प्लस उसका भी नोट्स दूंगा और उसका भी लेक्चर्स कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये चैप्टर 9 है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ये चैप्टर 9 है। तो इस चैप्टर से मतलब यह आपको यह जानना है कि जो तीर्थयात्री थे उनके बारे में पढ़ना है, व्यापारियों के बारे में पढ़ना है, राजाओं के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो दक्षिण भारत जो था वह सोने, मसाले और काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत सोना, आज भी दक्षिण भारत में कर्नाटक में कालगुल्ली की खान में सोना पाया जाता है, तो और केरल में मसाले पाए जाते हैं, काली मिर्च पाए जाते हैं, केरल तमिलनाडु में जानते हैं। कीमती पत्थर आपके गुजरात आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज भी है और कल भी है, कल भी था, ठीक है। काली मिर्च को रोमन सम्राट में इतनी ज्यादा पसंद किया जाता था। देखिए, काली मिर्च बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली चीजें थी जो यूरोपवासी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और ये काली मिर्च के लिए या फिर मसालों के लिए ही तो सारे यूरोपवासी, पुर्तगाली हुए, डच हुए, अंग्रेज हुए, डेनिश थे, फ्रांसिस थे, सभी आकर्षित थे, और सभी यही भारत में स्वतंत्रता का कारण भी बना, ठीक है, काली मिर्च या मसाले। तो रोमन सम्राट में इतनी ज्यादा मांग थी काली मिर्च की कि उसे काला सोना कहा जाता था, काला सोना कहा जाता था, काला सोना भी कहा जाता था। और यमन लोग, रोमन लोग इतना ज्यादा काली मिर्च को पसंद करते थे कि काली मिर्च का एक नाम था यवन प्रिय, मतलब यवन लोग जो पसंद करते हैं। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। अब व्यापारी काली मिर्च या मसाले को कैसे पहुंचाते थे, या जो भी चीजें भारतीय थी वह कैसे पहुंचाते थे, तो समुद्री जहाजों के माध्यम से या सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे, ठीक है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। देखिए, अब जो कोई लोग मसालों को ले जाते थे या भारतीय उत्पाद को ले जाते थे, तो फ्री तो ले नहीं जाते थे रोमन साम्राज्य के लोग, यवन लोग, तो वह क्या करते थे, उसके बदले वह सोने के सिक्के देते थे। सोने के सिक्के, भारतीय को क्या चाहिए था, सोने का सिक्का, ठीक है। तो रोमन लोग सोने के सिक्के देते थे। तो बहुत ज्यादा रोमन सिक्के दक्षिण भारत में मिले हैं, और दक्षिण भारत के अरिकामेडू जो बंदरगाह है वहां से मिले हैं। अरिकामेडू कहाँ है, पुदुचेरी में है, ठीक है। तो रोम में व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्तों की भी खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करके चलते थे, ठीक है। अफ्रीका व अरब के पूर्वी तट से उस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते। लेकिन कुछ लोग देखिए मानसून की वजह से चलते थे कि मतलब मानसून अगर चलता था तो उसी दिशा में वो उसी टाइम ऐसे आते थे कि उस समय मानसून चलता हो, ठीक है। और मानसून का जब मानसून जब वापस जाता था तो उसी समय वह चल जाते थे, ठीक है। तो सड़कों के रास्ते और बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के रास्ते भी व्यापार हुआ करता था, ठीक है। राज्य, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है।
इसमें बहुत से पहाड़, पठार या नदी के मैदान थे। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो कावेरी का मैदान क्या है? जैसे गंगा का विशाल मैदान बहुत उपजाऊ है, ठीक है, वैसे ही दक्षिण भारत में कावेरी का मैदान जो था वह बहुत ही उपजाऊ था। देखिए दक्षिण भारत में आप यह जैसे दक्षिण भारत का यह हिस्सा आप देख रहे हैं, तो दक्षिण भारत में जैसे कि उपजाऊ मैदान कम है, लेकिन समुद्र तटीय जो मैदान है, तटीय ऐसे ऐसे इलाके, ये आपके बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं। और ये समुद्र के नाश की वजह से नहीं है, दरअसल बात है कि समुद्र में जाने वाली बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं ऐसे ऐसे, तो वह छोटी छोटी नदियां समुद्र के रास्ते जब जाती हैं तो कुछ उपजाऊ मिट्टी छोड़ती हैं। तो इसी उपजाऊ मिट्टी से एक तटीय मैदान है, ठीक है, और यह तटीय मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। संगम मुविंदार, ये देखेंगे संगम मुविंदार का मतलब होता है मुखिया, 3 मुखिया। तो तमिल प्रदेश में या दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश में आप जानते हैं कि 3 राजवंश बहुत ज्यादा प्रचलन में थे, चोल, पांड्य, चेर, और इन्हीं को ही संगम मुविंदार कहा गया है। मुविंदार का मतलब 3 मुखिया, चोल, पांड्य, चेर। तो तमिल शब्द जिसका अर्थ होता है, संगम मुविंदार जो है तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया, चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन सबके 2-2 सत्ता केंद्र थे। देखिए चोल, पांड्य, चेर को ही संगम मुविंदार कहा गया है, ठीक है। मुविंदार का मतलब क्या होता है? 3 मुखिया। 2300 साल पहले यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजवंश था जो दक्षिण भारत में प्रचलन में था, ठीक है। और इनके क्या थे? इनके 2-2 राजधानियां थी। जैसे चोलों की 2 शक्ति केंद्र थे, चेर की भी 2 शक्ति केंद्र थे, पांड्यों की भी 2 शक्ति केंद्र थे। एक तटीय हिस्से में यह राजधानी रखते थे और दूसरा अंदरूनी हिस्से में राजधानी रखते थे। इस तरह से कुछ 6 केंद्रों में 6 केंद्र थे। इसी तरह से 6 राजधानियां थी, 6 केंद्र थे, और इन 6 केंद्रों में 2 सबसे महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन था पुहार या कावेरी पट्टनम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था और राजधानी था, यह चोलों का पत्तन पुहार। और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। 2 शक्तिशाली केंद्र थे, एक पांड्यों की राजधानी मदुरै और एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, ठीक है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। जो गांव में मुखिया रहते थे उनसे क्या करते थे? कर की बजाय क्या करते थे? उपहारों की मांग करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में राजवंश का प्रभाव पड़ा। उसके बाद क्या है? सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी मां गौतमी बलश्री द्वारा, देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम गौतमीपुत्र सातकर्णी क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी मां का नाम था गौतमी बलश्री और उसी के द्वारा इसने यह नाम लिया था, ठीक है। और गौतमी बलश्री ने एक अभिलेख भी खुदवाया था, तो गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों का भी इसमें जिक्र है। अब रेशम मार्ग की कहानी पढ़ेंगे। आप जानते हैं रेशम मार्ग, जहां से रेशम का आयात और निर्यात होता था और बहुत सारी कीमती चीजें वहां से निर्यात होती थी। आमतौर पर रेशम मार्ग में रेशम का ही निर्यात होता था, लेकिन धीरे धीरे यह मार्ग इतना प्रचलन में आ गया रेशम की वजह से कि इसका नाम ही रेशम मार्ग पड़ गया। तो कीमती चमकीले रंग एवं चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। तो देखिए जो रेशम की खोज हुई थी, रेशम के जो कपड़े बनाए जाते थे वो चीन में बनाए जाते थे और चीनी लोगों ने कई सौ वर्षों तक इस चीज को, इस कला को लोगों से छुपाए रखा और वह रेशम से बने कपड़े वह यूरोपीय बाजार में, अरबी बाजार में बहुत ज्यादा प्रचलन में थे, बहुत ज्यादा उनकी मांग थी और यह एक समृद्ध लोग रेशम के कपड़े पहना करते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया था। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई या फिर उससे कपड़ा बनाया जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था, ठीक है, 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक दुनिया से छिपाए रखा। चीनी यात्री जिस रास्ते यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग था या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चीनी शासक जो थे ईरान एवं पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। जो चीनी शासक होते थे उनके वहां तो रेशम बनता ही था, रेशमी कपड़े बनते थे, तो उपहार के तौर पर जब भी उनका राजदूत रहता था पश्चिमी एशिया में या ईरान में तो वह रेशमी कपड़े देते थे। 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। 2000 साल पहले
ठीक है, क्योंकि रोम के शासक और धनी लोग ही रेशम पहन सकते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे थे और वह चीन से वह चीजें आती थी। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में क्या था? कुषाण वंश था। जो सिल्क रूट मतलब जिस रूट से, जिस रास्तों से चीन के व्यापारी जाते थे रेशम के कपड़े लेकर, तो उस रूट पर नियंत्रण रखने वाला जो शासक था कुषाण था। और इससे क्या होता था? कुषाण वंश को बहुत ज्यादा कर प्राप्त होता था। ठीक है, आज भी ट्रांसपोर्ट टैक्स लगता है, उसी तरह से उसमें भी था। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। इसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। इसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। बौद्ध परिषद का गठन किया। इसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार, देखिए बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष हैं। और यह किसके दरबार में थे? यह कनिष्क के दरबार में थे। अश्वघोष एवं अन्य बौद्ध विद्वान ने अब संस्कृत में लिखना शुरू किया। अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र लिखा है वह संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, और बहुत सारे विद्वान जो कनिष्क के दरबार में थे उन्होंने संस्कृत में लेखन शुरू किया था। बौद्ध धर्म में महायान का विकास। बौद्ध धर्म में जो महायान का विकास हुआ, महायान और हीनयान, बौद्ध धर्म इन्हीं दो भागों में विभक्त है। पहला मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, निर्वाण प्राप्ति को पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया। तो बुद्ध की उपस्थिति है और निर्वाण प्राप्ति है, इसे क्या है? निर्वाण प्राप्ति को पीपल के वृक्ष से दर्शाया गया है। बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाती थी। बुद्ध की जो प्रतिमा बनी है वह दो कलाओं में बनी है, मथुरा कला और तक्षशिला। ठीक है, गांधार कला, मथुरा कला और गांधार कला में बुद्ध की प्रतिमाएं बनी थी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व को जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करके साधना कर सकते थे, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। लेकिन ये लोगों को शिक्षा देने, मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गया था। दक्षिण पूर्वी ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक यह बौद्ध धर्म फैल गया था। देखिए, कुछ तीर्थयात्री भी थे जो आए थे। भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफी प्रसिद्ध है। फाहियान कब आया था? गुप्त काल में आया था। 1600 साल पहले फाहियान आया था। हिनसांग जो था 1400 साल पहले आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। उसके बाद इत्सिंग आता है 50 साल बाद, मतलब 7वीं सदी में इत्सिंग आता है। और हिनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में हिनसांग आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त काल में आपका आता है फाहियान। ठीक है, भक्ति की शुरुआत। अब देखिए, भक्ति की शुरुआत हुई थी विशेष रूप से हिंदू देवी देवताओं को। वैसे हिंदू देवी देवताओं को पूजा तो बहुत पहले हुआ करती थी, एकदम होती है, लेकिन इसमें क्या है कि हिंदू देवी देवताओं का मूर्तियां बनने लगा। सबसे पहले मूर्ति बनाने का जो विकास हुआ था यह गुप्त काल में हुआ था। मंदिरों का निर्माण, मंदिर निर्माण शैली जो विकसित हुई थी वह गुप्त काल में हुई थी। तो देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ, जिसमें हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई थी। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा, देवी देवता शामिल थे। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता में ही भक्ति मार्ग की चर्चा है। ठीक है, और श्वेताश्वर उपनिषद में भी भक्ति मार्ग की चर्चा है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 599 रुपये का कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 599 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और जूनियर टीचर भर्ती की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी कलावर की। जो भी लोग इच्छुक है वह लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और पूरा एनसीईआरटी, पूरा बिहार बोर्ड आपका कंप्लीट कराया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पूरी लेक्चर्स वीडियो मिलेगा। लेक्चर्स वीडियो के नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपको बता दूं टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। और टेस्ट सीरीज भी बहुत ही सारगर्भित बोधगम्य होगा, परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी लोग इच्छुक हैं वह लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।